जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यांश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि क्लास 6 का यानी क्लास 6ठी का हिंदी विषय किसलय पार्ट 1 जो अरमान दिया गया है उसको हम लोग व्याख्या देखेंगे और सारे प्रश्नों को देखेंगे, व्याकरण सहित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपका सारा वीडियो आपको दिख सके। तो चलिए चलते हैं अरमान जो कविता दिया गया उसके तरफ। यहाँ पे आपका जो पंक्ति दिया गया है, फर्स्ट पंक्ति है, जो लोग गरीब भिखारी हैं जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगवाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इस पंक्ति का जो अर्थ होगा ये होगा कि प्रस्तुत इस प्रकार से हम लोग को लिखना होगा कि सब प्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता अरमान से शीर्षक कविता से उद्धृत है। इनमें कवि ने अपना हृदयोद्वार प्रकट किया है। कवि का कहना है कि वह वैसे व्यक्ति को गले लगाना चाहता है जो सदियों से उपेक्षित, असहाय तथा गरीबी की मार से पीड़ित है, दुखित तथा हताश है। वह ऐसे लोगों की सुखी बनाने का निर्णय इसलिए करता है क्योंकि ऐसे लोगों को विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। यानी कि ऐसा कवि महोदय इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास तभी संभव है जब सबको समान अवसर मिले, समानता, भातृत्व यानी कि बंधुता तथा सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। कवि के कहने का भाव है कि गरीबों और असहायों के उत्थान के बिना हमारी शक्ति बढ़ नहीं सकती। यानी कि कवि महोदय का कहना है कि जितने भी हमारे देश में गरीब और असहाय हैं उनके उत्थान के बिना हमारी शक्ति नहीं बढ़ सकती और हमारा देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम सब उन लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करें जो निर्धन एवं निसहाय है। यानी तो चलिए इस जो पंक्ति दिया गया है उसका व्याख्या आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पंक्ति दिया गया है आपका किताब में कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृत्व की सेवा में अपना वर्चस्व लगाएंगे। यानी कि रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना वर्चस्व यानी कि सर्वस्व लुटाएंगे। तो इस पंक्ति का जो व्याख्या किया गया है कवि महोदय के द्वारा, तो चलिए क्या किया गया उनको देखते हैं। सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक किसलय से संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा विरचित अरमान शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि महोदय ने, यहाँ पे महोदय ने लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं, कवि महोदय ने वैसे लोगों को सावधान किया है जो आज़ादी के मार्ग पर चलने वाले फलों के विरोधी है, आज़ादी के मार्ग में रोड़ा बनकर बाधा डालने का प्रयास करते हैं। कभी ऐसे लोगों को सतर्क करते हुए संदेश देता है कि ये आज़ादी के दीवाने हैं, उन्होंने अपनी मातृभूमि की खुशहाली के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। इन्होंने कोई भी शक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती। इन्होंने मातृभूमि की उद्धार के लिए ही शरीर धारण किया है, इसलिए इन्हें अपने कर्मपथ पर बढ़ने दो। इनकी राह में रुकावट डालने का प्रयास मत करो। ये मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं, ये मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं। कवि ने सच्चे देशभक्तों की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। यानी कवि महोदय इस पंक्ति के द्वारा देशभक्तों की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। नेक्स्ट है आपका किताब में होगा तीसरा पंक्ति। तीसरा पंक्ति में दिया गया है कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। इस पंक्ति का अर्थ हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले कि सब प्रसंग व्याख्या प्रस्तुत
पदांश कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित या लिखित कविता अरमान शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि अपने पूर्वजों की वीरता, धीरता तथा दृढ़ता की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया है। अब यहाँ पे बार बार जो प्रसंग व्याख्या लिखने के क्रम में सबसे पहले जो आपको लोग को दिख रहा होगा कि प्रस्तुत पाठ की कवि नाम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित कविता अरमान शीर्षक से लिया गया है। क्या सर ये बार बार सभी पंक्तियों को उत्तर लिखते समय ये लिखना चाहिए? तो जी बिल्कुल, जितने भी पंक्ति एक ही पाठ का क्यों न हो, प्रत्येक पंक्ति को जब हम व्याख्या करते हैं या इसी प्रकार से अगर अन्य दोहा होता है तो सब में कहाँ से लिया गया है शीर्षक और उनका जो लेखक होते हैं यानी कवि होते हैं उनका व्याख्या किया जाता है, उसके बाद ही उसका अर्थ बताया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कवि का कहना। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं कि कवि का कहना है कि हम उन वीरों की संतान हैं जिन्होंने अपने प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने पद से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने शान तथा मान के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया। इसलिए हम भी उनको यशोगाथा में 4 चांद लगाने का प्रयास करेंगे ताकि पूर्वजों का मान बढ़े और विश्व यह बात स्वीकार करे कि भारतीय त्याग के प्रतिमूर्ति होते हैं। वे मातृभूमि के कल्याण के लिए ही शरीर धारण करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने कर्तव्यों यानी कि अपने आप को कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहने का प्रयास करना चाहिए ताकि संसार हमें श्रद्धा की दृष्टि से देखता रहे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। पूरा कविता में 3 पंक्ति था, तीनों पंक्ति का हमने व्याख्या किया आप लोगों के बीच। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। इस पाठ में पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी रहने की बात इसलिए की गई है क्योंकि इनके विकास के बिना देश का चहुमुखी विकास होना संभव नहीं है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का विकास तभी होता है जब सारे देशवासी खुशहाल रहते हैं, जब वे भेदभाव से रहित होते हैं। यानी कि भेदभाव नहीं करना है तभी आपका देश खुशहाल रहेगा। आप लोग जानते ही हों कि आसपास के घर में ही, पड़ोसी में ही जहाँ पे भेदभाव रहता है वहाँ खुशी नहीं मिल पाती है। तो मेल भाव से रहना है, खुशहाल रहना है। अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? इस कविता में कवि महोदय के द्वारा हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? तो देखिए, इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के मन में उत्साह का संचार करने की बात की गई है। जो हताश निराश व्यक्ति हैं उन्हें कर्म पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि वे भी मातृभूमि के उद्धार में सहयोग दे सके। चलिए चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न में दिया गया आपका कि इन पंक्ति को भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। ये देखिए हमने ऊपर की पंक्ति को व्याख्या किया है। तो चलिए देख लेते हैं सप्रसंग व्याख्या, इसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार से लिखेंगे इस सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्यपुस्तक किसलय से संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा विरचित अरमान शीर्षक कविता से उद्धृत है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि शीर्षक कविता से लिया गया है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। इनमें कवि ने वैसे लोगों को सावधान किया है जो आज़ादी के मार्ग पर चलने वालों के विरोधी है, आज़ादी के मार्ग पर रोड़ा बनकर बाधा डालने का प्रयास करते हैं। कवि ऐसे लोगों को सतर्क करते हुए संदेश देता है कि ये आज़ादी के दीवाने हैं, उन्होंने अपनी मातृभूमि की खुशहाली के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। इन्हें कोई भी शक्ति अपने
कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर सकती। इन्होंने मातृभूमि के उद्धार के लिए ही शरीर धारण किया है, इसलिए इन्हें अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने दो। इनकी राह में रुकावट डालने का प्रयास मत करो। ये मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं। कवि ने सच्चे देशभक्तों की विशेषता की और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। तो आप लोग के ये प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में दिया गया है आपका किताब में कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आइए, प्रश्न बहुत अच्छा है। ये हमारे सभ्यता संस्कृति पर अच्छा अनुकूल प्रभाव डालेगा यदि आप लोग इस प्रश्न को समझते हैं। अपने बड़े से बूढ़े और बुजुर्गों को और पूर्वजों को मान सम्मान के लिए अगर सभ्यता संस्कृति को दिखाते हैं तो देखिए, बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें उनको बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आजकल होता है कि नहीं, हम किसी से कम नहीं, वो कुछ नहीं जानते थे उसे हम बहुत जानते हैं, कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ऐसा लेकिन नहीं करना है। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो देश के हित में अच्छा काम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अपने आन बान एवं शान के लिए, रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देना चाहिए। यानी कि आप लोगों को अपने आन बान एवं शान के लिए की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने प्राण की रक्षा जान देकर की और अमरता प्राप्त की थी। हमें भी वैसे करना चाहिए। यानी कि हमारे पूर्वजों ने किसी प्रकार के निजी स्वार्थ के बिना ही देश के लिए आन बान शान से हमारे अपने देश को रक्षा किए थे, आज़ादी के लिए लड़े। तो आप लोग को भी इसी प्रकार से करना है। चलिए अब देखते हैं पाठ से आगे का जो प्रश्न दिया गया, आप लोग किताब में दिया गया होगा। यहाँ पे दिया गया कि इस कविता में कौन सा अंश ज़्यादा यानी कि जो कविता हम लोग का 3 पंक्तियाँ दिए गए कविता में, तो इस कविता में कौन सा अंश जो है ज़्यादा झकझोरता है, विवेचना कीजिए यानी कि व्याख्या कीजिए। तो हम लोग देखते हैं। इस कविता का अंतिम अंश हमें झकझोरता है, यानी कि तीसरा पंक्तियां है वो हमें झकझोरता है। यह अंश इस बात का संदेश देता है कि हम उन वीरों की संतान हैं जिन्होंने अपने निश्चय का पालन दृढ़तापूर्वक किया था, अपने महान त्याग का परिचय दिया था। फलतः उनकी यशोगाथा संपूर्ण संसार में फैल गई और विश्व को यह बात मानने पर मजबूर होना पड़ा कि भारतीय होते हैं धुन के पक्के तथा दिल के सच्चे होते हैं। अतएव हमें भी अपने पूर्वजों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए उन्हीं के समान त्यागी एवं कर्मठ बनने का प्रयास करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया गया है आपके बीच कि आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। यानी कि वास्तविक बात है कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे को एक शौक़ होता है, अरमान होता है, और वो पूरा कैसे करेंगे और क्या करना चाहेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर में हम लोग। मैं एक अच्छा किसान बनना चाहता हूँ। कुछ बच्चों का कहना है कि मैं एक अच्छा किसान बनना चाहता हूँ। सबका अलग अलग अरमान होता है, शौक़ होता है। यही मेरा शौक़ है और अरमान भी। मैं जानता हूँ कि देश में अनाज की भारी कमी है। इस कारण सभी कृषि उत्पादन दिनों दिन महंगे होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यदि सही रूप से देश सेवक बनना है तो कृषि कार्य से बढ़कर देश सेवा का कोई काम हो ही नहीं सकता। यदि देश में अन्न होगा तभी देश के लोगों का पेट भरने को अन्न मिल सकेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि सभी लोग डॉक्टर और इंजीनियर ही बन जाएंगे तो कृषि कार्य कौन करेगा। देश को अन्न कहाँ से मिलेगा, सब्जी कहाँ से मिलेगी, फल कहाँ से मिलेंगे। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि कृषि कार्य करके ही मैं देश की सेवा कर सकूँगा। बहुत अच्छा प्रश्न
जिनका भी अरमान है और शौक़ है, बहुत अच्छा शौक़ है, होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। यानी कि जो हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि है, जहाँ हम जन्म लिए हैं, उस भूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए। तो जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति हमारा लगाव माता एवं पुत्र जैसा होना चाहिए। हमें अपनी मातृभूमि को सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि मातृभूमि के सम्मान से ही देशवासी का सम्मान बढ़ता है। इसलिए देशवासियों को इसकी सुरक्षा के लिए सदा प्रयत्न यह छूट गया यहाँ पे, सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो आप लोग को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चौथा प्रश्न दिया गया है कि यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो आप इसके लिए आपको क्या काम करना होगा। तो देखिए आंसर में देखते हैं कि देश हम पर अभिमान करे, इसके लिए हमें अपना सब कुछ मातृभूमि की बलिवेदी पर अर्पित करना होगा। देश की अस्मिता की रक्षा के लिए जान की बाजी लगानी होगी। हमारा देश सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना होगा। तो आप लोग को ये प्रश्न से समझ में आ गया होगा। अब व्याकरण, जो आपका किताब में व्याकरण पाठ दिया गया होगा, तो देखते हैं। व्याकरण में प्रश्न पहला दिया गया है कि रोको मत जाने दो। ख में दिया गया रोको मत जाने दो, यानी कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, ये लिखा गया, ऐसा दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में अल्प विराम, क्या प्रश्न कह रहा है, ये दोनों जो प्रश्न दिया गया उनमें कह रहा है कि उपयुक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थान पर हुआ है। जो ये देख रहे हैं, जो ये दिया गया आपका अल्प विराम, ये देखिए यहाँ भी किया गया, यहाँ पे दिया गया है, अलग अलग किया गया पर हुआ है अल्प विराम का प्रयोग। तो जिनसे उन वाक्यों का अर्थ बदल गया, इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाना, जैसे मैं यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिख देंगे कि खाओ मत खाने दो, खाओ मत खाने दो, गाओ मत गाने दो। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा गाओ मत गाने दो, हो गया। अलग अलग जगहों पर देखिए यहाँ लगा है, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है पूर्ण अल्प विराम। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अल्प विराम है, ये देखिए यहाँ पे अल्प विराम है, ये यहाँ पे अल्प विराम है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पर अर नहीं आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप प्लस मान बराबर अपमान होता है। इस उदाहरण के आधार पर मान नए शब्द बनाइए। यानी कि उत्तर में इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, आप प्लस मान अपमान जब दिया गया है तो अभी जोड़ मान अभिमान हो जाएगा, सम प्लस मान सम्मान हो जाएगा। उसके बाद बुद्धि प्लस मान बराबर बुद्धिमान हो जाएगा, गति प्लस मान गतिमान हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि कुछ करने को, आप लोग को किताब में दिया हुआ है कुछ करने को प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि पता कीजिए कि देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। तो देखिए इसका आंसर होगा, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बहुत VVI प्रश्न है। देश के लिए महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण आदि ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। और बहुत सारे नेता थे जो अपना सर्वस्व न्यौछावर किए थे। अब लास्ट प्रश्न है इस पाठ का कि हर व्यक्ति का कोई न कोई अरमान होता है। जैसे कि हम एक प्रश्न ऊपर में व्याख्या करके दिखाए हैं। तो आप अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियों में लिखना है और अपने शिक्षक को सुनाना है। यानी कि 10 लाइन लिखना है कि, और उसमें लिखना होगा आपको कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या शौक़ है, क्या अरमान है, और 10 पंक्ति में लिखकर अपने शिक्षक को सुनाना है। तो आप लोग को ये होमवर्क के रूप में रहा। तो ये आप लोग लिखेंगे और अपने अपने वर्ग शिक्षक को सुनाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही।
अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। और चैनल पे नए हैं अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपका सारा वीडियो दिख सके और सभी विषय से संबंधित वीडियो से को पढ़कर आप ज्ञान अर्जित कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।